साइबर ठगी का धंधा अब जानलेवा हो गया है। आगरा में साइबर ठगों ने पुलिस इंस्पेक्टर बनकर एक महिला को फोन किया। बताया कि बेटी सेक्स रैकेट में फंस गई है, बदनामी से बचना चाहती हो तो 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। महिला डर गई, 1 लाख रुपए देने को तैयार हो गई, लेकिन डर इतना गई थी कि उसे हार्ट अटैक हो गया, उसकी जान चली गई। बाद में पता चला कि पुलिस फर्जी थी और बेटी के पकड़े जाने की खबर भी झूठ थी। बेटी कॉलेज से लौटी तो मां की लाश घर में थी। इस तरह के एक नहीं कई केसेस सामने आए हैं। कभी बेटी के सेक्स रैकेट में पकड़े जाने की खबर दी जाती है, कभी बेटे को रेप के इल्जाम में पकड़े जाने की बात कही जाती है, रोते हुए बेटे से बात करने को कहा जाता है, कभी ड्रग्स के पार्सल के पकड़े जाने का दावा किया जाता है, कभी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम का वारंट दिखाया जाता है। वीडियो कॉल पर फर्जी पुलिस वाले होते हैं, नकली थाना होता है, नकली अदालत बैठती है, ठग फर्जी जज और वकील तक बैठा देते हैं। वहीं निकल जाता है, वहीं ऑर्डर निकल जाता है और वहीं जमानत पर बहस भी हो जाती है और जमानत की रकम भी तय हो जाती है। अगर वक्त पर समझ गए तो ठीक, वरना करोड़ों रुपए ठग लिए जाते हैं। जो ज्यादा डर गया उसकी जान तक चली जाती है। ऐसे दर्जनों केसेस रोज सामने आ रहे हैं। ये ठग अक्सर बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं, महिलाओं को फोन करके बच्चों के बारे में कोई बुरी खबर देते हैं। पढ़े लिखे लोग भी इन ठगों के चक्कर में फंस रहे हैं। इसलिए सावधान रहना जरूरी है, जागरूक रहना जरूरी है। आज हमारे पास ऐसे कई केसेस हैं जिनकी डिटेल हम आपको देंगे। भुक्तभोगियों का दर्द आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के पास भी इस किस्म के फॉल्स कॉल्स आए हों, लेकिन इस तरह की मुसीबत से बचने के लिए आपको क्या करना है, पुलिस अफसर और साइबर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, यह मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। सबसे पहले बात करते हैं आगरा के एक रोंगटे खड़े कर देने वाले केस की, जिसमें एक बेकसूर महिला की जान चली गई। आगरा में व्हाट्सएप पर फेक कॉल करके दी गई धमकी से एक महिला इस कदर खौफजदा हो गई, पैनिक में आ गई कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, उनकी जान चली गई। यह घटना आगरा के शाहगंज अलबतिया मोहल्ले की है। यहां की रहने वाली स्कूल टीचर मालती वर्मा डिजिटल अरेस्ट के इस कॉल के झांसे में फंस गईं। डिजिटल ठगी करने वालों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पंजाब में सामने आया है। पंजाब में साइबर क्रिमिनल्स ने एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने की धमकी दी और चीफ जस्टिस की नकली कोर्ट में फर्जी पेशी कराकर उनसे 7 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। यह घटना एक अरब डॉलर से भी बड़ी कंपनी वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन एसपी ओसवाल के साथ हुई। 2 लोगों ने एसपी ओसवाल को व्हाट्सएप कॉल करके दावा किया कि वो सीबीआई के अधिकारी हैं और ओसवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस है, उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। दोनों ने एसपी ओसवाल से कहा कि इस मामले की जांच खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की निगरानी में हो रही है। दोनों ठगों ने 82 बरस के एसपी ओसवाल से कहा कि उन्हें चीफ जस्टिस के कोर्ट में वर्चुअली पेश होना होगा। फिर उन्हें स्काइप के जरिए एक नकली सुप्रीम कोर्ट हियरिंग से जोड़ा गया। इस हियरिंग के बारे में ठगों ने एसपी ओसवाल से कहा कि खुद चीफ जस्टिस सुनवाई कर रहे हैं। हालांकि स्क्रीन पर चीफ जस्टिस बने शख्स का चेहरा नहीं दिख रहा था। ठगों ने एसपी ओसवाल से कहा कि पूरे मामले की जांच पूरी होने तक वो अपने अकाउंट के सारे पैसे सीक्रेट खातों में जमा करा दें, जो फ्रीज रहेगा। एसपी ओसवाल ने अपने बैंक अकाउंट से अलग अलग खातों में 7 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब उन्हें ठगे जाने का एहसास हुआ तो ओसवाल ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। पुलिस ने एसपी ओसवाल को ठगने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये असम के रहने वाले हैं। ये दोनों अपराधी बंगाल में रहने वाले अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ठगी का इंटरस्टेट गैंग चला रहे थे। इस गिरोह के 7 और लोगों की तलाश पुलिस को है। गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस ने उनके पास से 5.25 करोड़ रुपए बरामद कर लिए हैं और अब उनके गैंग के दूसरे मेंबर्स की तलाश की जा रही है। यह साइबर ठगी का अब तक का सबसे बड़ा मामला है। आज महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को एक बड़ी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी। आज महाराष्ट्र असेंबली के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल 7 आदिवासी समाज के विधायकों के साथ आरक्षण के मुद्दे पर विरोध करने के लिए मंत्रालय की बिल्डिंग में पहुंचे और मंत्रालय की बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल पर लगे सेफ्टी नेट पर कूद गए। झिरवाल धनगर समाज को आदिवासी कोटे से आरक्षण देने का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पैसा कानून की तरह आदिवासियों की रुकी हुई भर्ती को बहाल किया जाए।
इसे लेकर आज सुबह से ही आदिवासी विधायक मंत्रालय में धरने पर बैठे थे। झिरवाल की सेफ्टी नेट में कूदने के बाद कई विधायक भी सेफ्टी नेट में उतर गए और वहां नारेबाजी करने लगे। मंत्रालय में तैनात पुलिस वालों ने समझा बुझाकर इन विधायकों को इस सेफ्टी नेट से बाहर निकाला, लेकिन इसके बाद भी ये विधायक नहीं माने। ये लगातार मंत्रालय के गलियारे में प्रोटेस्ट करते रहे। पहले पुलिस अफसरों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, फिर सरकार की तरफ से मंत्री गिरीश महाजन आए, उन्होंने विधायकों से बात की। महाजन ने कहा कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम उनकी मांगों को लेकर गंभीर हैं, उनसे बात करके कोई फैसला निकाला जाएगा। विधायक और नरहरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। चर्चा होने के बाद आज ये विषय खत्म हो जाएगा। सभी विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों बैठे हुए हैं और चर्चा होने के बाद मुझे लगता है आज ये विषय खत्म हो जाएगा। पिछले 3 दिनों से महाविकास अघाड़ी के नेता सीटों के बंटवारे पर बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। शरद पवार इससे परेशान हैं। शरद पवार ने आज साफ साफ कह दिया कि सीटों का बंटवारा जल्द होना चाहिए क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में हवा महाविकास अघाड़ी के पक्ष में है, लेकिन सीट शेयरिंग में देरी से अघाड़ी को नुकसान हो सकता है, इसलिए फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि उम्मीदवारों को कैंपेन करने का पूरा वक्त मिल पाए। लेकिन इस बीच एक नई मुसीबत आ गई। ओवैसी की पार्टी को महाविकास अघाड़ी में एंट्री दी जाए या नहीं, इसको लेकर विवाद हो गया है। ओवैसी की पार्टी ने शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस को चिट्ठी लिखकर महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना ओवैसी को साथ लेना नहीं चाहती, इसलिए मामला फंसा हुआ है। आज संजय राउत ने खुलकर कहा कि अघाड़ी में पहले ही कई पार्टियां हैं, सीट शेयरिंग को लेकर उनके बीच ही बात नहीं बन पा रही है। ऐसे में एक नई पार्टी को एडजस्ट करना मुश्किल होगा। फिर भी इस मामले में आखिरी फैसला शरद पवार से बात करके लिया जाएगा। शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट है। गठबंधन को लेकर शिवसेना की भूमिका स्पष्ट है। महाविकास अघाड़ी में पहले से ही बहुत सारी पार्टियों की भीड़ है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ये तीनों प्रमुख पार्टियां हैं। इसके अलावा सीपीआई और सीपीआईएम दोनों ही गठबंधन में हैं। शेतकारी कामगार पक्ष है। मुस्लिम समाज का नेतृत्व करने के लिए समाजवादी पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है। इसलिए अब किसी भी नए दल को इसमें जगह देना मुश्किल है। इस मामले को लेकर शरद पवार ने अभी अपनी भूमिका साफ नहीं की है। उनसे चर्चा करके हम कोई फैसला लेंगे। भूमिका घेतली असेल। आइए अब आपको खबर देते हैं बंगाल से। आज पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के नेता और बैरकपुर से पूर्व लोकसभा सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बमों से हमला हुआ, फायरिंग हुई। अर्जुन सिंह का आरोप है कि आज सुबह सुबह कुछ लोग उनके घर के पास आए। उन्होंने पहले पत्थरबाजी की, फिर कई राउंड गोलियां चलाई और उसके बाद बम फेंके। अर्जुन सिंह ने खुद इस हमले का वीडियो शूट किया। उनका आरोप है कि उनके घर पर हमला तृणमूल कांग्रेस के पार्षद के बेटे नमित सिंह के इशारे पर हुआ। अर्जुन सिंह ने कहा कि जिस वक्त उनके घर पर हमला हुआ, कुछ पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे। गुंडों ने 15 बम फेंके, दर्जनों राउंड फायरिंग की, लेकिन पुलिस बस देखती रही। इसके बाद पुलिस वालों ने हमलावरों को भगाने की कोशिश की तो उन लोगों ने पुलिस वालों के साथ भी धक्का मुक्की की। सुबह सुबह ठीक 9 बजे के करीब में मैं सोया हुआ था, तब तक बहुत जोर से आवाज आने लगा। तो नीचे आया, देखता है गोली अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, ईंट पत्थर चल रहा है। देखेंगे नीचे बहुत ईंट पत्थर पड़ा हुआ। तब मैंने उन लोगों को चेज किया। चेज करने के बाद गोली चला रहे थे, फिर बम भी चला रहे थे। एक स्प्लिटर मुझे लगा भी। महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस की उपस्थिति में हमला हुआ। एक आध पुलिस वालों को धक्का भी, उन लोगों जो चेज करने की कोशिश किया तो उनको धक्का भी दिया। सब पुलिस को साथ में रहकर ये अटैक किया गया कि पुलिस उनको प्रोटेक्ट करेगी। अगर हम उसका रिएक्ट करेंगे तो पुलिस बीच में प्रोटेक्ट करेगी और उनको किसी भी तरह से माने सेफ पैसेज दे के निकालेगी। तो ममता बनर्जी के पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। इसका काउंटर क्या होगा? इसका काउंटर ममता बनर्जी और उनके जो किचन कैबिनेट ने उनको ये समझाया होगा कि भैया अब हमला करो, डराओ, धमकाओ। सत्ताधारी पार्टी का लोग ही आपके ऊपर हमला किया? हाँ, वो तो सत्ताधारी के काउंसिलर का बेटा है, लोकल नमित नाम है, काउंसिलर का बेटा है, और बाद बाकी सब रोहिंग्या लोग थे। आज अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का सरकारी बंगला छोड़ दिया। केजरीवाल आज अपने माता पिता और अपनी वाइफ के साथ मुख्यमंत्री आवास से निकले।
चीफ मिनिस्टर हाउस के स्टाफ से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल ने घर की चाबी एक सरकारी अफसर को हैंडओवर की और केजरीवाल पूरे परिवार के साथ अपने नए घर की तरफ रवाना हो गए। अब केजरीवाल का नया पता होगा 5 नंबर बंगला, फिरोज शाह रोड। यह सरकारी बंगला आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को अलॉट हुआ है। अशोक मित्तल ने ही इस बंगले में केजरीवाल का स्वागत किया। लेकिन उसी वक्त बीजेपी के नेता विजय गोयल भी अपने सपोर्टर्स के साथ वहां पहुंच गए और केजरीवाल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। विजय गोयल ने कहा कि केजरीवाल का सरकारी बंगले का मोह छूट ही नहीं रहा है। पहले शीश महल में रहते थे, उसे छोड़ा तो अब लुटियंस दिल्ली के बंगले में पहुंच गए। विजय गोयल ने कहा कि दिल्ली के लोग तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल को सिर्फ बंगलों की पड़ी है, बंगला बंगला खेल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल केवल बेघर नहीं हुए हैं जी, अपने कर्मों से वो जेल में भी चले गए थे और जेल में उनको अच्छा घर मिला हुआ था जाके, किंतु उन्होंने ही जोर लगाया कि किसी तरह से मेरी बेल हो जाए, बेल हो जाए, बेल हो जाए। अब बेल हो गई तो अब समझिए कि वो शीश महल में रहने में कतरा रहे हैं, इसलिए उनको डर लग रहा है। वो कहते थे मेरे को कार्यकर्ता अपने घर में रहने के लिए बुला रहे हैं, तो एक कार्यकर्ता के घर में क्यों नहीं रह सकता। पहले करोड़ों रुपए के शीश महल में रहते थे और अब कार्यकर्ताओं की रिक्वेस्ट को ठुकरा कर वो यहाँ पर लुटियन जोन के अंदर सरकारी बंगले के अंदर, जो कि सांसद को एक आवंटित है, उसके अंदर कब्जा करके रहने के लिए आए हैं। बिना सुख सुविधाओं के अब रह नहीं सकते। ये वो केजरीवाल नहीं है जो अन्ना हजारे के साथ निकले थे, ये वो केजरीवाल है कि दिल्ली सड़कों में गड्ढों से बेहाल हो रही है, दिल्ली त्राही त्राही कर रही है, किंतु वो बंगला बंगला खेल रहे हैं।